सभी साथियों को नमस्कार। मैं टी रविंदर राव, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान हैदराबाद। आप सब लोग को जानते हैं, अभी मैं NRLM रिसोर्सल में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग विषय को देख रहा हूँ। हमारा ये वीडियो क्लास के बारे में हम चर्चा करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्सलेंट सपोर्ट। कृपया आप सब लोग जो भी वीडियो हम बना के आपको भेज रहा है, ये सारे वीडियोस हमारा गांव स्तर में जो काम कर रहा है सभी कार्यकर्ता तक पहुंचने के लिए आप सब लोग हमें मदद कीजिएगा, शेयर करिएगा। हम हर दिन बहुत सारे विषय के बारे में हम जानकारी पहुंचा रहा है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है हमारा जो कार्यकर्ताओं के लिए। इसीलिए मैं आप सभी से फिर एक बार अनुरोध करना चाहता हूँ, सभी हमारा कार्यकर्ता को ये वीडियो भेज दीजिए और उसको बताइएगा कि सब्सक्राइब करें। इस SHG ऑनलाइन चैनल के दौरान अलग अलग जो मुद्दे SHG रिलेटेड और ग्राम संगठन, क्लस्टर लेवल संगठन और इसमें जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे के बारे में हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे और पोस्ट करते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। ये सारे जो हमारा प्रयास, हमारा कार्यकर्ता का जो क्षमता वर्धन करने के लिए, हमारा जो दीदी लोगों का क्षमता वर्धन करने के लिए, जो हमारा स्टाफ का क्षमता वर्धन के लिए हम ये काम कर रहा है। आपका सहयोग इसमें हमको ज़रूर चाहिए। अभी हम आज की सेशन में, इस वीडियो क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। आप देख रहा है हमारा स्क्रीन के ऊपर SHG संगठन में उपसमिति के बारे में। आप जानते हैं हमारा देश भर में NRLM के दौरान अलग अलग राज्यों में पूरा हर एक कोने कोने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, जो पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, नहीं तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, ग्राम संगठन या संकल स्तरीय संगठन या ब्लॉक लेवल फेडरेशन, नाम कोई भी होने दो, लेकिन SHG के द्वारा जो बनाए गए फेडरेशंस यानी कि संगठन की लेवल पे अलग अलग तरीके की जो कमिटियों को बनाने का काम और वो कमिटियों का मजबूती का काम और वो कमिटियों का दौरान अलग अलग काम करवाने का काम अभी जारी है। आपकी जो प्रदेश में भी, आपकी जो जनपदों में भी, गांवों में भी बहुत सारे ग्राम संगठन यानी कि संकल स्तरीय संगठन बने हैं और उसमें आप भी ये उपसमिति के बारे में चर्चा किया है और कुछ उपसमिति भी बनाया है और उसका काम भी कुछ स्तर पर हो रहा है। लेकिन मोटा तौर पर देखा जाए तो, फीडबैक के हिसाब से अगर देखा जाए तो, हर एक ग्राम संगठन में यानी कि संकल स्तरीय संगठन में इन कमिटियों का संरचना तो की गई है, लेकिन जितना हमने एक्सपेक्ट किया है, जितना हमने सोचा है, उतना बढ़िया तरीका से काम अभी तक ये उपसमितियों के द्वारा नहीं हो पा रहा है। ये सभी का जो सोच है, जल्दी से जल्दी इन उपसमितियों को मजबूती करें ताकि हमारा संस्था या संगठनों को मजबूती करने के लिए एक मौका मिल जाए। तो इसीलिए आज ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो फंक्शनल कमिटीज यानी कि सब कमिटीज, फंक्शनल कमिटीज बोलने दो, सब कमिटीज बोलने दो, इसका एक ही मीनिंग है हिंदी में उपसमितियां। ये उपसमिति का बारे में इस वीडियो में, उपसमिति क्या है, क्यों है, उसका गठन कैसे करना चाहिए और गठन की समय में ध्यान देने वाला बात क्या होना चाहिए और कितने प्रकार की उपसमितियां हम बनाना चाहिए और वो उसका काम कैसे हमने कमिटियों को काम कैसे देना चाहिए और काम देने वो काम करने के बाद उसका समीक्षा कहाँ पर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और जो मानदेय के बारे में अलग अलग चीजों के बारे में हम इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे एक चित्र को देख रहा है, एक पिक्चर को देख रहा है आपने आपके सामने, जो हमारा एक फेडरेशन है। ये फेडरेशन में सभी दीदी लोग आके बैठक में बैठ गए हैं, लेकिन जो 5 लोग हैं पूरा 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 वजन उठा के वो लोग चलने के लिए कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जो भारी जो है
जो वजन जो है जो आप देख रहा है, इसका मतलब है संगठन में, फेडरेशन में जितने भी तरह की काम होता है, हर तरह की काम वो खुद 5 लोग ही करने के लिए सोच रहा है और बाकी सब लोग आराम से बैठ के देख रहा है, एक पिक्चर जैसा देख रहा है, लेकिन कोई उठ के जाके उन लोगों को सहायता नहीं कर रहा है। बेचारे वो लोग काम करते करते मेहनत कर रहा है, फिर भी ज्यादा काम है, ज्यादा वजन है, इसीलिए वो लोग गिर गया है। एक दीदी गिर गया है और दूसरी दीदी गिरने वाली है, और बस धीरे धीरे वो पूरा वजन उन लोगों के ऊपर आने वाले हैं। जल्द से जल्दी वो लोग खतरे में जाने वाले हैं। वो लोग खतरे में जाना मतलब संगठन यानी कि फेडरेशन खतरे में जाने वाले हैं। इसका मतलब ये संस्था जो यहाँ पे नक्शा में आपको दिखाई दे रहा है, ये संस्था सिर्फ 4-5 लोगों की के दौरान ही चलाना चाहते हैं। सहभागिता यहाँ पे कमी हमको नजर में आ रहा है। लोगों का सहभागिता जब तक लोकतंत्र की संस्था में नहीं होता है, तब तक कोई भी लोकतंत्र की संस्था, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है ये पीपल्स इंस्टीट्यूशन है, ये हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में, लोगों की इंस्टीट्यूशन में लोगों की भागीदारी जरूर रहना चाहिए। जब तक लोगों की भागीदारी सही तरीके से नहीं होता है, तब तक हमारा जो सोच है, हमारा जो लक्ष्य है, उसको पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए ये सब कमिटी जरूरी है कोई भी संगठन में यानी कि फेडरेशन में। तो इसका जरूरत के बारे में और थोड़ा सा हम बात करना है तो क्या फायदा है, फायदा क्या है अगर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। दोस्तों आप जानते हैं, ग्राम संगठन हो या संकल्प स्तरीय संगठन हो, दोनों भी फेडरेशन है। एक को प्राइमरी लेवल फेडरेशन कहते हैं, दूसरे को हमने तो सेकेंडरी लेवल फेडरेशन कहते हैं। दोनों जगह हमको उपसमिति का जरूरत पड़ता है, उसका गठन का जरूरत पड़ता है, उसके द्वारा काम करवाना पड़ता है। तो उससे क्या फायदा है, मतलब ये कुछ ही लोगों की, मतलब अगर ग्राम संगठन अगर देखा जाए तो 10 समूह से लेके 25 समूह तक तो एक ग्राम संगठन में रहने की संभावना है। अगर मान के चले 15-20 समूह है तो कितने लोग हो जाएंगे, एक एक समूह में 10 लोग हो जाएंगे, तो कम से कम 200 लोग या 250 परिवारों का एक संस्था है ये। मतलब 250 परिवारों के लिए सेवा करने के लिए जो गठन किए गए ये संस्था, सिर्फ 4-5 लोगों की हाथ में अगर हम रखे तो शायद उन लोगों को, इतना सारे लोगों को सेवा करना मुश्किल होगा। और जितने हर प्रकार की हमारा संस्थाएं गरीब उन्मूलन में ज्यादा जोर देके काम करते हैं। गरीबी आप जानते हैं एक कारण से नहीं आता है, एक काम से नहीं जाता है। अलग अलग प्रकार की अलग अलग रणनीति बना के हम कार्यक्रम तैयार करके उसको लागू करना चाहिए। तो ये लोग 4-5 लोग जो काम करने से इतना सारे परिवारों को सेवा करना मुश्किल है, इसीलिए हमको लक्ष्य को पाना दिक्कत होता है। इसीलिए बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर इसमें हम भागीदारी दिए तो थोड़ा थोड़ा सब लोग वजन उठाए, सब लोग जिम्मेदारी लिए तो काम जल्दी हो जाता है, हमारा लक्ष्य को पाना भी आसान हो जाता है। इसीलिए भागीदारी, मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन, सहभागिता, ज्यादा लोगों का सहभागिता हम सुनिश्चित करना चाहिए ये इंस्टीट्यूशन में। दूसरा, विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कभी भी डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, काम को मतलब एक पावर्स जो भी होता है, काम हो या कार्यक्रम हो, जो भी हो, अधिकार हो या काम हो, जो भी डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा सारे काम नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही व्यक्ति के ऊपर सभी जिम्मेदारी नहीं रहना चाहिए, और कुछ ही लोगों के हाथ में पूरा अधिकार भी नहीं रखना चाहिए। अधिकारों को और जिम्मेदारियों को भी हम बंटवारा करना चाहिए, जितना हो सकता है उतना बंटवारा, डिसेंट्रलाइजेशन अप टू द नीचे, मतलब ग्राउंड लेवल तक जितना हो सकता है उतना ज्यादा लोगों को हम ये अलग अलग तरीके की जो काम में जोड़ना चाहिए। और वो जोड़ने से उन लोगों में एक प्रोत्साहन उन लोगों को मिल जाएगा। इसीलिए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम
इस काम में जोड़ना जरूरी है। जोड़ने के लिए ये उपसमितियां एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। और व्यवसाय प्रबंधन की क्षमता विकसित करने के लिए व्यवस्था प्रबंधन मतलब जो हमारा इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब पूरा मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट की कैपेसिटी जो होता है, वो कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो ऐसी बहुत सारे लोगों को काम देने से, जिम्मेदारी देने से क्या होगा, उन लोगों में क्षमता बढ़ेगा। और एज ए होल इंस्टीट्यूशन मतलब बहुत सारे लोगों मिलने से इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। ये सारे लोग काम करने से इंस्टीट्यूशन का जो कैपेसिटी भी बढ़ने की संभावना है ई कमेटी बनाने से। और प्रायोगिक ज्ञान के लिए गुंजाइश है, यानी कि मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। देख लीजिएगा, अगर कोई काम हम हाथ जाके हम करते हैं हमारा हाथों से, तब क्या होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज हमको मिल जाएगा। कुछ चीजें हम सुनते हैं लेकिन उसको इतना हम महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि जब तक हम हाथों से नहीं करते हैं तब तक उसको पूरे पूरे समझना दिक्कत होता है। जो व्यक्ति अपनी हाथों से करते हैं तो अपने से करते हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है और उनको उनके साथ एक अनुभव रह जाता है, वो अनुभव जिंदगी भर रहता है। इसलिए इसमें जो उपसमितियों के द्वारा अलग अलग तरीके की उपसमिति हम बना के एक एक कमेटी में कुछ कुछ लोगों को हम जिम्मेदारी देने से वो लोग अपना जिम्मेदारी निभाने के लिए जो जमीन पे उतरे और अपना अपना काम करे, वो काम करते करते वो लोगों को अलग अलग तरीके की जो जिम्मेदारी एहसास होता है। इसीलिए एक जिम्मेदारी हम उन लोगों में बढ़ा सकते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अलग अलग चीजों में उन लोगों को हम बढ़ा सकते हैं। और समय पर कार्य पूरा करने के लिए देख लीजिएगा, अभी हमने बात किया है कि हमारा गरीबों की संस्था है, गरीबी उन्मूलन हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये गरीबी उन्मूलन बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसमें अलग अलग तरीके की हमने सोशल मोबिलाइजेशन के ऊपर काम करना, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के ऊपर काम करना, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर काम करना, और जो आजीविका के ऊपर काम करना, आजीविका में भी अलग अलग तरह की काम करना, और जो सोशल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, जेंडर के ऊपर काम करना, हेल्थ न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना। देख लीजिए, कम से कम 10-15 तरह की जो थीम्स के ऊपर हम काम करना है। और कन्वर्जेंस में भी काम करना, पंचायत से जुड़ के काम करना, सरकारी विभागों से जुड़ के काम करना। इतने सारे काम करने से ही हमारा जो लक्ष्य को हम पाने का संभावना है। तो इसीलिए इतने सारे काम कुछ ही लोग करना है तो मुश्किल होगा, वो समय पर नहीं हो जाएगा, इसीलिए वो लोग जल्द से जल्द थक जाते हैं। इसीलिए अगर लोग ज्यादा है हमारे पास अगर अलग अलग लोगों को अलग अलग काम देते हैं, एक ही समय में बहुत सारे लोग अगर जुड़ जाएं, तो एक एक बंदा एक एक काम करे, एक एक जो टीम एक एक काम करे, तो तब क्या हो जाएगा, एक ही समय में तो अलग अलग तरीके के काम हो जाएगा। हमारा जो लोगों का आशाएं जल्दी से जल्दी पूर्ति हो जाएगा, लोगों का घर तक, अपनी परिवार तक जो सेवाएं हम मिलने के लिए वो लोग सोच रहा है, वो सेवा जब उन लोगों को मिलेगा ये उपसमिति बनाने से। और ऑफिस बेरर्स का, यानी कि पदाधिकारी का और कार्यकारिणी समितियों का और आम सभा के समय को बचत करने के लिए, मतलब ये उपसमिति बनाने से अलग अलग चीजों के ऊपर काम अलग अलग लोगों को देने से, वो अपना काम करने से क्या हो जाएगा, आम सभा में और कार्यकारिणी सभा के ऊपर जो बोझ है, आम सभा के ऊपर जो बोझ है, जो पदाधिकारी के ऊपर जो भी हर एक काम को देखने का जो बोझ है, वो जरूर कम होने की संभावना है। और मुद्दे को गहराई से समझने के लिए, मतलब ये हमने बात किया है कि अगर ये वीवो लेवल पे देखा जाए तो 200 से लेके 250, अगर क्लस्टर लेवल पे देखा जाए तो कम से कम 3000 से लेके 4000 परिवारों का बारे में हम सोचना है। तो हमारा फेडरेशन को ये समितियां आंख कान जैसा मुंह जैसा काम करते हैं, जो ज्ञानेंद्र हम बोलते हैं, तो ऐसा है ये काम करते हैं। इसीलिए ये लोग मुद्दे तक जाते हैं, मतलब अलग अलग कमिटी हैं, उनको एक जो जिम्मेदारी देते हैं, वो इश्यू कहाँ है, समस्या कहाँ है, वो समस्या तक नीचे तक जाके क्या करते हैं, वो लोग गहराई से समस्या को सुनते हैं, बात करते हैं, और क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कौन जिम्मेदारी है, इसका कारण क्या है, और इसको पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है, और इसको कैसे हम हल कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो वास्तविक
दृश्य को हम वास्तविक जो कारण को हम पता कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, इंस्टीट्यूशन के पास सही समाचार इंस्टीट्यूशन तक मिलने की पॉसिबिलिटी इसके द्वारा पता चलेगा हमको। ऊपर ऊपर अगर ये कमिटी नहीं है तो हमको इतना गहराई तक जाने का मौका शायद बहुत कम मिलता है इंस्टीट्यूशन को। और व्यापक विचार विमर्श करने के लिए तो जब जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को दिया गया है, वो लोग विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर सकते हैं, जो भी समस्या है उसको हल करने की अलग अलग तरीका ढूंढ सकते हैं। तो ऐसी व्यापक विचार विमर्श भी वो लोग करने के लिए भी हमारा जो सब कमिटी बनाना जरूरी है। और वैकल्पिक नेतृत्व विकसित करने के लिए हमारा फेडरेशन में देखा जाए तो मिनिमम 3 लोग पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, और कहीं कहीं 5 लोग भी है, उपाध्यक्ष और उप सचिव को मिला के। अगर पूरा 5 लोग है तो भी पूरा 250 परिवारों को, नहीं तो 3000-5000 परिवारों को की सेवा दिलवाने के लिए ये 4-5 लोगों से क्या काम होता है। मतलब वो होगा, लेकिन जितना हम करना चाहते हैं उतना शायद नहीं होता है। अगर फिर भी अगर वो लोग हमारा जो नियम के अनुसार देखा जाए तो एक एक संगठन में 2 साल या कहीं कहीं 3 साल का ही जो उन लोगों का नेतृत्व करने का नियम है। तो अगर वो सीखने के लिए ही 6 महीना 1 साल लगेगा, और जैसे जैसे वो लोग हर विषय के बारे में सीखते हैं और उनका जो टाइम फ्रेम जो है वो खत्म हो जाता है, तो वो लोग रिटायर करना पड़ता है नियम के हिसाब से। इसलिए फिर नया लीडर आते हैं, नया लीडर को फिर समझने के लिए 1 साल लगता है। ये धीरे धीरे ये संस्था कैडर के हाथ में चला जाता है। नेता बदलता रहता है लेकिन कैडर नहीं बदलता है। इसलिए कैडर की दिमाग में बहुत इनपुट रहता है, कैडर के पास बहुत अनुभव रहता है। इसलिए अलग अलग जगह देखा जाए तो हमको ऐसी भी घटना घट रहा है, पूरा कैडर इंस्टीट्यूशन को कब्जा करने की एक खतरे में है। इसीलिए नेतृत्व जो बदलाव के लिए आपको रेडीमेड लीडर्स को तैयार करना है। लीडर अचानक तैयार कैसा हो जाएगा, तो लीडर को ग्रूम करना पड़ता है। लीडर को ग्रूम करना है तो उन लोगों को लीडरशिप की जो लक्षण बढ़ाना है, तो उन लोगों को डे 1 से काम देना पड़ता है। वो काम कहां से दे देंगे? अगर ये उपसमिति बनाएंगे, उपसमिति 4-5 तरह की उपसमिति बनाएंगे, एक एक उपसमिति में 3-4 लोगों का मौका दे देंगे, कम से कम हमारे पास हमेशा कभी भी कोई भी नेतृत्व करने के लिए 15-20 लोग उस संगठन में उपलब्ध होता है। ऐसा ये उपसमिति बनाने से काम जल्दी होगा, समय बचा सकते हैं और विस्तृत जानकारी हम ले सकते हैं, और जो नेतृत्व भी ऐसा बढ़ाते हैं। जब उपसमिति में कोई लोग रहते हैं, मेंबर रहते हैं, वो समस्या हल करने का तरीका का भी जानते हैं, लोगों से बातचीत करने के लिए उनका कम्युनिकेशन डेवलप होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में उन लोगों को उनका कौशल विकसित होता है। और अलग अलग फील्ड में जाके, अलग अलग गांवों में, नहीं तो अलग अलग कोने कोने पे जाके उन लोगों का जीवन की स्थिति, जीवन की शैली, वहाँ की जो भी पॉजिटिव है, जो भी नेगेटिव है, हर चीज के बारे में इन लोगों को समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे उन लोगों को एक नेतृत्व लक्षण पैदा होगा। ऐसी लोग रेडी रहेगा, कभी भी हम कोई भी जिम्मेदारी उनको सौंपा दिए तो वो लोग करने के लिए तैयार होगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ा जरूरी चीज है नेतृत्व बढ़ाने के लिए, ये उपयोगी है। और स्वामित्व बढ़ाने के लिए, यानी कि ओनरशिप, अगर जब तक ये लोकतांत्रिक संस्था में, यानी कि जब तक लोगों की ओनरशिप नहीं है संस्था के ऊपर, ये संस्था हमारी है, ये संस्था हमने बनाया है, हमारे लिए ये सेवा देते हैं, हम इसके ऊपर निगरानी रखना है, हमारा जिम्मेदारी है, हम इसको जरूर चलाना चाहिए। ऐसा करके उन लोगों में जब तक ओनरशिप नहीं आता है, आप देख रहा है सरकार किसका है, जो बहुत सारे लोग वो सोचते हैं कि ये सरकार सरकारी अधिकारियों का है। इसीलिए अगर सरकारी बस को देखो, सरकारी अस्पताल को देखो, सरकारी विद्यालय को देखो, लोग में अपनापन बहुत कम है। जहां पर अपनापन है उसको देखभाल करते हैं, अगर जहां पे अपनापन नहीं है लोग उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए ये संस्था सामुदायिक संस्था है, लेकिन समुदाय की में अपनापन आना चाहिए। जब तक अपनापन नहीं आते हैं तो वो संस्था भी एक अलग तरीका की सरकारी संस्था जैसा लोग देखते हैं। इसीलिए ये संस्था में अपनापन आना है तो ये इसमें अलग अलग तरीके के काम में अलग अलग लोग अगर जुड़ जाएं, उन लोगों में ये अपनापन बढ़ जाएगा। जितना अपनापन बढ़ जाते हैं उतना मजबूत होता है ये संस्था। इसीलिए ये एक अच्छा मौका है उपसमिति का गठन। और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, मतलब एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरा अधिकार,
एक ही व्यक्ति के कंधों के ऊपर पूरा जिम्मेदार, हर मीटिंग में वही जाते हैं, हर बैठक में वही अध्यक्षता करते हैं, हर काम वही करता है, तो पूरा इंफॉर्मेशन समाचार उनके पास रहता है, तो लोगों में अलग अलग तरीके की शंकाएं शुरू होता है। एक बार शंका आ जाए वो धीरे धीरे वो इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथनिंग को वो जरूर वीक करते हैं। इसीलिए क्या है, ये अगर उपसमितियां बनाते हैं, उपसमितियां का दौरान क्या होता है, उपसमिति हर चीज को देख रेख करते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, बैठक में जाते हैं और उन लोगों में नेतृत्व लक्षण बढ़ते हैं, और इसकी वजह से जो बहुत सारे लोगों को जो क्या हो रहा है वो पता चलेगा। अगर 4 कमेटी है, हर कमेटी में 2-3 लोग है, तो 12-15 लोग तो हमेशा लगातार संस्था चलाने में वो लोग शामिल है, तो संस्था में क्या हो रहा है वो पीछे जाके अपना अपना समूह में बताते हैं, और 15-20 समूह में बताए तो मतलब 150-200 बहनों को ये पता चलेगा। इसीलिए ये उपसमितियों का ऐसी अलग अलग तरीके की जो फायदा है, इसीलिए हर संगठन में ये, चाहे वो ग्राम संगठन हो चाहे वो क्लस्टर संगठन हो, उपसमिति बनाना जरूरी है। ठीक है, कितने प्रकार की उपसमिति हम बनाना चाहिए? तो एक चीज को हम हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जो पदाधिकारी लोगों के ऊपर जितना काम है उतना काम को थोड़ा सा कम करने के लिए, इंस्टीट्यूशन का समय को बचाने के लिए, तो वैकल्पिक नेतृत्व को बढ़ाने के लिए, एक ही समय में अलग अलग तरीके की काम एक साथ होने के लिए, लोगों की जो विश्वास अपनापन बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, इत्यादि कारण की वजह से हम उपसमितियां बनाते हैं। तो ये उपसमितियां कोई भी संगठन में कितना रख सकते हैं इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कम से कम जो 4 कमेटी हम रखना चाहिए और जरूरत के हिसाब से उसको बढ़ा सकते हैं। ये 4 कमेटी क्या है मैं आपको बता रहा हूं। शुरुआत में ये 4 कमेटी बनाना जरूरी है, कोई भी संगठन हो, ये वो विलेज ऑर्गेनाइजेशन हो या संकुल स्तरीय संगठन हो, लेकिन 4 जरूरी है। क्या है वो? निगरानी समिति, जिसे कहते हैं मॉनिटरिंग। शुरुआत में मैं आप सभी को बता रहा हूं, बहुत सारे कमेटी बना के लोगों को मतलब उसके ऊपर बिना ट्रेनिंग दे के छोड़ दिए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ काम की कमेटी नहीं हो जाएगा। इसीलिए वो निगरानी समिति जो है वो ही कमेटी मॉनिटरिंग करना और असेट वेरिफिकेशन करना और सोशल ऑडिट भी करना, ये सब चीज आप निगरानी समिति में रखना चाहिए शुरुआत में। धीरे धीरे जब अपना जिम्मेदारी को समझते हैं तो उन लोगों में जो क्लैरिटी बढ़ते हैं, तब आप सोशल ऑडिट को अलग कर सकते हैं, असेट वेरिफिकेशन को अलग कर सकते हैं। तो इसीलिए निगरानी कमेटी मतलब, मॉनिटरिंग कमेटी मतलब ये 3 चीजों को, मतलब इंस्टीट्यूशंस कैसा चल रहा है, और जो असेट जो दिया गया है, नहीं तो जो असेट खरीदने के लिए जो बोला गया है वो कैसे है, और जो पैसा दिया गया है उसका पालन कैसा, विनियोग कैसा हो रहा है करके देख रेख करना। दूसरा कमेटी बैंक लिंकेज समिति, ये बैंक लिंकेज, बैंक से एसएचजी को जोड़ने का प्रोसेस को देखने वाले कमेटी। तीसरा है सामाजिक कार्यवाही समिति, यानी कि सोशल एक्शन या सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज को देख रेख करने के लिए एक कमेटी। और जो चौथा जो मैंने बताया, आजीविका संवर्धन कमेटी। अल्टीमेटली हमारा जो एनआरएलएम का काम है, हर परिवार को कोई ना कोई आजीविका से जोड़ना है तो आजीविका कमेटी। मतलब ये 4 प्रकार की कमेटियां शुरुआत में हर एक संगठन में रहना चाहिए, भले वो वीवो भले वो सीएलएफ। और जरूरती आधार पर समितियों का गठन कर सकते हैं। अगर कोई ग्राम संगठन में जो खरीदारी करने के लिए सोचे हैं तो वहां पे खरीदारी समिति, प्रोक्यूरमेंट यानी कि प्रोक्यूरमेंट पूरा धान को खरीदारी करना चाहते हैं तो वो एक्टिविटी देखरेख करने के लिए खरीदारी कमेटी कर सकते हैं। कोई ग्राम संगठन खाद्य सुरक्षा, यानी कि वहां पे जो खाने की चीज के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है परिवारों को, उन लोगों को अन्न सुरक्षा देना चाहते हैं तो खाद्य सुरक्षा के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए एक कमेटी बना सकते हैं, अगर वो करना चाहते तो। अगर जिस गांव में
जो टॉयलेट्स कंस्ट्रक्शन के बारे में, स्वच्छ भारत के बारे में अगर जोर देना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को अभी तक टॉयलेट्स नहीं है, अगर टॉयलेट है तो भी उसके ऊपर ध्यान इतना नहीं है, उसका उपयोग सही से नहीं हो रहा है, तो ये जरूरी वाला चीज है। अगर ऐसा ग्राम संगठन माने, नहीं तो संकुल स्तरीय संगठन माने, तब वाश के ऊपर भी एक कमेटी, वाटर एंड सैनिटेशन एंड हाइजीन, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन के ऊपर भी एक कमेटी रख सकते हैं। और सामाजिक सुरक्षा यानी कि जो बीमा, मतलब व्यक्तिगत बीमा और जो पति पत्नी का बीमा, और जो काम करते हैं वो काम असेट के ऊपर भी बीमा, और लोन के ऊपर बीमा, अलग अलग तरीका की जो बीमा योजना है, वो योजना के साथ हमारा जो सदस्यों को जोड़ने के लिए अगर ग्राम संगठन या क्लस्टर लेवल संगठन चाहते तो वो एक कमेटी बना सकते हैं। ये यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिया गया है, लेकिन आपका फेडरेशन जो भी काम करते हैं वो काम के हिसाब से आप अपना अपना फेडरेशन में एक नया कमेटी बना सकते हैं। तो ये कमेटी में सदस्यों को कैसे हम चुनाव करना चाहिए, उन लोगों के लिए कुछ योग्यता का जरूरी है या नहीं, तो जरूर योग्यता रहना चाहिए। हर एक काम जो करते हैं उसके लिए कुछ योग्यता जरूर हम देखना चाहिए। अगर ये उपसमितियों में सदस्य बनना है तो वो सदस्यों को कौन सा योग्यता रहना चाहिए। आपको पता है ये उपसमिति का सदस्य कहां से बनते हैं। अगर ग्राम संगठन है तो हर एक एसएचजी से 2-2 नेता ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति की सदस्य बन जाते हैं। मान के चलेंगे एक ग्राम संगठन में 15 एसएचजी है, 15 एसएचजी हर एक एसएचजी से 2-2 प्रतिनिधि को कार्यकारिणी समिति में भेजते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 15 समिति में समूह मतलब 30 लोग हो गया। वो 30 लोग कार्यकारिणी समिति बनने के बाद क्या करते हैं, उन लोगों से 5 लोगों को पदाधिकारी के रूप में यानी कि ऑफिस बेरर्स के रूप में उन लोगों का चिन्हित हो जाएगा, नहीं तो इलेक्शन हो जाएगा। बचेगा कितना, 25, 30 में से 5 गए तो 25 लोग। उन्हीं 25 लोगों से हम कितना कमेटी बनाना चाहते हैं उतना कमेटी का सदस्यों को चिन्हांकन करना चाहिए। ठीक है, समझ गया। तो हाँ, इसका मतलब कार्यकारिणी समिति की द्वारा कार्यकारिणी सदस्यों से ही उपसमिति का सदस्यों का निर्धारण यानी कि चिन्हांकन करना चाहिए। समझ गया, कार्यकारण समिति की द्वारा कार्यकारण समिति की सदस्यों से ही उपसमिति की सदस्यों का चिन्हांकन करना चाहिए। ये हमेशा हम ध्यान में रखना चाहिए। हम आम सभा की सदस्यों को लेके आके हम कभी भी इसमें नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये नेता भी कैसा होना चाहिए उपसमिति में, जिसको हम लेते हैं वो नेता कैसा होना चाहिए। आदर्श स्वयं सहायता समूह यानी कि अगर ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन में है तो आदर्श ग्राम्य संगठन की नेता होना चाहिए। मतलब उनका एसएचजी वीओ लेवल पे अगर हम कमेटी बना रहा है तो उनका खुद का एसएचजी वो ए ग्रेड में रहना चाहिए। अगर वो हम क्लस्टर लेवल पे ये कमेटी बना रहा है तो उनका विलेज ऑर्गेनाइजेशन ए ग्रेड में रहना जरूरी है। दूसरा, एसएचजी और वीओ अवधारणाओं पर प्रशिक्षण प्राप्त होकर रहना चाहिए। हम सब कमेटी में मेंबर बनना है तो एक है उनका संस्था ए ग्रेड में रहना है। दूसरा, एसएचजी और वीओ के ऊपर उन लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट एंड मैनेजमेंट के ऊपर और संरचना के बारे में और उनका अवधारणा मतलब ओरिएंटेशन कंप्लीट होकर रहना चाहिए। मतलब एसएचजी क्या है, वीओ क्या है, उसके बारे में उनको पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जितने भी हो अपना अपना राज्य की स्तर पर जो तय किया गया सारे मॉड्यूल्स के ऊपर उन लोगों को ट्रेनिंग होके रहना चाहिए। क्योंकि उन्हीं को ज्ञान नहीं है तो वो लोग जाके क्या करेगा। ये गलती हम कर रहे हैं बहुत सारे जगह। उनका जो एसएचजी का प्रबंधन के ऊपर उनको प्रशिक्षण पूर्ति नहीं होता है, ग्राम संगठन की संरचना और प्रबंधन के ऊपर प्रशिक्षण नहीं होता है, उनका नाम हम लिखते हैं फलाना कमेटी का मेंबर है। तो ये अपना इंस्टीट्यूशन क्या करता है पता नहीं है, वो दीदी जाके क्या करते हैं। इसीलिए जिसको प्रबंधन पूर्ति होता है उन लोगों को ही हम दायित्व देना चाहिए, उन लोगों को ही सिलेक्शन करना चाहिए। तीसरा, अपना समूह की वापसी। यहाँ पे मैंने 95% लिखे हैं, लेकिन कम से कम 90%, 90% से जो ऋण वापसी ऊपर रहना चाहिए, 90% रीपेमेंट रहना चाहिए। अगर ये दीदी का ही समूह में 90% से ऊपर अगर नहीं है, ये दीदी जाके दूसरों को क्या बताएगा।
इसीलिए ये भी जरूरी है देखभाल करना। और कम से कम 7वीं कक्षा तक पढ़ के रहना चाहिए। ऊपर अगर पढ़े, अगर 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा अगर ग्रेजुएट मिले ठीक है, लेकिन कम से कम 7वीं कक्षा पढ़ के रहना चाहिए। अगर विपरीत परिस्थिति में, अगर चुनौती वाला परिस्थिति में, आदिवासी इलाका में अगर 3-4 कक्षा पढ़ के रहने वाले हैं तो भी चलेगा। अगर कभी कभी वो ग्राम संगठन या नहीं तो संकुल स्तरीय संगठन अपना निर्णय ले सकते हैं, कोई अनपढ़ है लेकिन बहुत अनुभवी है तो उस दीदी को भी ले सकते हैं। ठीक है, ये प्रियरिटी के बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। अगर मिलेगा तो अच्छा है, अगर जिस कंडीशन में नहीं मिलते हैं वो भी ठीक है, लेकिन वहां की कार्यकारिणी समिति इसको देख रेख करना चाहिए। हाँ, और जिम्मेदारी निभाने वाली या समय देने वाली महिला होना चाहिए। हम कमिटी में लिखते हैं या रखते हैं, लेकिन वो दीदी कभी आते नहीं है, कमिटी का जिम्मेदारी प्रशिक्षण को आते नहीं है और काम के लिए एक दिन भी नहीं आते हैं, तो उनको याद दिलाना पड़ता है आप फलाना कमिटी में। ऐसी दीदी को हम मत रखना चाहिए। वो दीदी को पूछना है, जरूर वो कुछ ना कुछ समय देने वाली होना चाहिए। तो जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो दीदी तैयार रहते हैं उसी दीदी को जो इस कमेटी में रखना चाहिए, ये भी एक योग्यता है। और ईमानदार, सेवा भाव, सहनशील होना चाहिए। अगर ईमानदार, ये लक्षण है, ये गुण लक्षण है। ये गुण लक्षण अगर जिस दीदी में ज्यादा होता है तो इसी का सदस्य देख सकते हैं उनका जो रहन सहन कैसा होता है, उनका बातचीत कैसा होता है, उनका कम्युनिकेशन का तरीका कैसा होता है, उनका संस्था क्या है। इसीलिए ये सेवा भाव है या नहीं है, सहनशीलता है या नहीं है। अगर जल्दी जल्दी बात करने वाली और गुस्सा करने वाली महिला है तो वो जाके काम को बिगाड़ देगा, काम करके नहीं आते हैं, काम खराब करते हैं, इंस्टीट्यूशन भी बदनाम हो जाता है। इसीलिए ईमानदार दीदी और सेवा भाव रहने वाली, सहनशीलता रहने वाली दीदी को हम इस कमेटी में मौका योग्यता जैसा देखना चाहिए। सामाजिक कार्यक्रम किए हुए अनुभव रहना है। अगर कोई दीदी को अगर सोशल एक्शन में, सामाजिक कमेटी में, सामाजिक समावेशन में अगर अनुभव है वो बहुत अच्छा है। ऐसी दीदी है तो उसको प्राथमिकता देना चाहिए। पैसों को प्राथमिकता नहीं देने वाला होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, मुझे पैसे मिलेगा तो मैं जाता हूँ, तो ऐसी लोग नहीं है। मिलता है तो मिलेगा अगर प्रोविजन है तो, लेकिन कितना मिलता है, कब मिलता है, ऐसी सोचने वाले दीदी शायद ये काम के लिए सेवा भाव, इसीलिए ऊपर ही बताया गया, जिस दीदी में सेवा भाव रहता है, वॉलंटियरिज्म रहता है, उस दीदी को, मतलब पैसे को प्राथमिकता देने वाले दीदी को इसमें हम नहीं रखना चाहिए। वॉलंटियरिज्म जिसमें है उस दीदी को हम प्राथमिकता देना चाहिए। और सहमति, सहायता करने वाले परिवार से होना चाहिए। हाँ, दीदी ठीक ठाक है, पढ़े लिखे हैं, सहनशील है, ईमानदार है, नेतृत्व लक्षण है, बहुत अच्छा बोलते हैं, ये सब है, लेकिन उनका परिवार वाले उसको बाहर भेजते नहीं है। उसको पति का हर चीज में, उसका पति का जो परमिशन मिलना मुश्किल है, उसका ससुराल उसको बाहर नहीं भेजता है, तो उसको सिलेक्शन करके कोई फायदा नहीं है। उसका परिवार भी उसको सहायता करने वाला परिवार है या नहीं, वो भी हम देखना चाहिए। हाँ, ये सारे चीज देखने से ही आपका जो कमेटी बनाते हैं वो कमेटी मजबूत होता है। हम बनाने के वक्त वो कुछ नहीं देखते हैं और नाम के वास्ते हम कमेटी बनाते हैं, फिर बोलते हैं ये कमेटी कुछ काम की नहीं है। तो ठीक है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन की समय पे, संरचना और जब बनाने की टाइम पे ये सारे चीज हम देखना चाहिए। और अगला जो योग्यता है, समाज और संस्था को साथ लेकर चलने वाली महिला होना चाहिए। इंक्लूसिव अप्रोच बोला जाता है, यानी कि कुछ दीदी पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, हर क्वालिटी है, लेकिन वो अपने आप में घमंड है, अपने आप सबसे ज्यादा ऊंचा सोचते हैं, मुझको सब पता है, इन लोगों को पता नहीं है, नहीं तो मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा। सेलेक्टिव रहता है। इसलिए ऐसी दीदी संस्था को नष्ट कर देता है, कोई उसको फायदा नहीं है। इसीलिए इंक्लूसिव मतलब हर व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए, हर परिवार में जाने के लिए तैयार होना चाहिए, जातिगत भेदभाव नहीं रहने वाला होना चाहिए। मतलब सबको साथ में, जो आगे वाले को पीछे वाले को सबको साथ में लेके जाने वाले जो लक्षण जिस दीदी में है, ये सारे योग्यता देख के ये कमेटी बनाना चाहिए। ये योग्यता में अगर आप राजी हो जाए तो आपका कमेटी का जो गठन ऐसा ही होगा। अगर कमेटी का गठन ऐसा होगा, उसका कामकाज वैसा ही रहेगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देने वाले बात, तो कमेटी बनाने के समय क्या क्या किन किन बातों के ऊपर हम ध्यान देना चाहिए। वो भी सदस्य कमेटी में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मतलब ऑफिस बेरर्स, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष, कोई भी कमेटी में नहीं रहना चाहिए।
और एक सदस्य एक ही कमेटी में रहना चाहिए। यानी कि एक ऐसे जिससे दो प्रतिनिधि आए हैं तो दो प्रतिनिधि में एक प्रतिनिधि एक कमेटी में, दूसरा प्रतिनिधि दूसरा कमेटी में जा सकते हैं, लेकिन एक प्रतिनिधि जो दो तीन कमेटी में एक सदस्य मेंबर नहीं रहना चाहिए, वो देख रेख करना है। हम दूसरा दीदी को मौका देना चाहिए, दो दीदी को अभी तक मौका ना मिले है उस दीदी को देना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हम ये भी देखना है कि अगर एक ऐसे जिसे एक दीदी को कोई एक कमेटी में भाग मतलब मेंबरशिप मिले हैं तो उसी एसएजी को दूसरा दीदी को दूसरा कमेटी में देने की बजाय, अगर कोई एसएजी में दो दीदी है उसको कोई भी कमेटी में मौका ना मिले हैं लेकिन वो योग्य है, बात को ध्यान में रखिए। दूसरा कम एसएजी में एसएजी का दो दीदी है, नहीं तो दूसरा वीवीओ का दो प्रतिनिधि है, उनको कोई एक कमेटी में भी मौका ना मिला लेकिन वो योग्य है, तो इस एसएजी में जो ऑलरेडी जो एक महिला को, जिस एसएजी महिला को एक एसएजी को जो महिला को जो मौका मिला है एक कमेटी में, उसी एसएजी का महिला को नहीं देना चाहिए, दूसरा एसएजी वाले महिला को वहां पे प्रतिनिधि को मौका देना अच्छा रहता है। और उपसमिति के लिए समय अवधि तय की जाना चाहिए। उपसमिति मतलब जो नियम में हम प्रबंधन नियम में जरूर लिखना चाहिए, उपसमिति कम से कम न्यूनतम 6 माह काम करने के लिए उनको मौका देना चाहिए, अगर 1 साल उन लोगों को जरूर देना चाहिए। मतलब अगर पदाधिकारी का काम जो टाइम फ्रेम जो 2 साल होता है तो कम से कम 2 कमेटी बनाने का मौका उनको मिलना चाहिए, अधिकतम 1 वर्ष और कम से कम 6 महीना कोई भी कमेटी का मेंबर रख सकते हैं। हाँ, ऐसी कुछ कुछ कमेटियां रहते हैं वो कुछ एक्टिविटी के लिए बनते हैं, मतलब 45 डेज जो धान खरीदने का एक्टिविटी है उसको 6 महीने तक रखने का कोई जरूरत नहीं है, जैसा एक्टिविटी खत्म हो जाएगा उसका टाइम फ्रेम भी खत्म हो जाएगा। सो वो है। और जरूरत के अनुसार कमेटी का बदलाव कर सकते हैं, मतलब कमेटी में जो मेंबर्स है अगर वो मेंबर्स में तालमेल सही नहीं है, अगर वो सदस्यों को सही से काम नहीं हो रहा है, इसीलिए वो कमेटी में बदलाव भी कर सकते हैं। तो जरूरत के अनुसार हर विषय संबंध कमेटी बना सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने बात किया है, बताया गया है, काम के हिसाब से कर सकते हैं। और एक कमेटी में न्यूनतम 2 सदस्य होना चाहिए, कमेटी मतलब एक नहीं है ना, तो 2 मिनिमम 2 लोग रहना चाहिए। अगर वहां पे इसी में ज्यादा लोग हैं तो 3-4 लोगों को एक एक कमेटी में आप मौका दे सकते हैं, अगर लेकिन कम से कम 2 लोग तो हर कमेटी में रहना चाहिए। हर कमेटी के में कम से कम एक पढ़ी लिखी महिला ही रखना चाहिए, कम से कम एक महिला को पढ़ी लिखी को रखना चाहिए। हाँ, भले दूसरे महिला को अनपढ़ है फिर भी अनुभव है, उसको रख सकते हैं, अगर कार्यकारिणी समिति चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन एक महिला को रखना क्यों, वो जाके कुछ काम करते हैं तो वो काम का रिपोर्टिंग करना जरूरी है, वो रिपोर्ट लिखने के लिए एक पढ़े लिखे महिला कमेटी में रहना जरूरी है। एक के पास अनुभव, दूसरे के पास पढ़ाई, अगर ये दोनों मिल जाए तो कमेटी अच्छा बन सकता है। और कमेटी में रहने वाले सदस्यों को विषय पर प्रशिक्षण देना जरूरी है, ये बहुत सारे जगह नहीं हो रहा है। कमेटी हम फॉर्मेशन करते हैं, गठन करते हैं और छोड़ देते हैं, उनको क्या काम करना, कैसा करना, कब करना, कहाँ करना आदि विषय के बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता है तो कोई मकसद नहीं है। तो इसीलिए कमेटी बनाने के बाद जरूर उन लोगों को कमेटी का विषय वस्तु के बारे में पूरा प्रशिक्षण करना जरूरी है। और कमेटियों की कार्य निर्धारण तथा समीक्षा, मतलब कमेटी क्यों है, कमेटी में कौन रहना चाहिए, योग्यता क्या रहना है, कमेटी बनाने की समय पे ध्यान देने वाले बात के बारे में हमने बात किया था। और ये चौथा चरण है, कमेटियों को कार्य निर्धारण, मतलब वर्क कैसा देना चाहिए, काम कैसा देना चाहिए। ये काम देने के लिए एक तरीका रहता है, ये तरीका को हम सही से समझना चाहिए। कैसे, चाहे वो फेडरेशन किसी भी लेवल पे हो, उसका बैठक हर माह उसका बैठक ईसी बैठक होता है, ईसी बैठक में कमेटियों का कार्य प्रणाली तैयार करवाना चाहिए। कार्य प्रणाली कहां पे तैयार होना चाहिए, ईसी बैठक में होना चाहिए, यानी कि कार्यकारिणी समिति बैठक में होना चाहिए। उपसमितियों का काम जो निम्नलिखित अनुसार सौंपा जाना चाहिए, मतलब जो अभी हम बात करेंगे किन किन मुद्दों के आधार पर जो कमेटियों को काम देना चाहिए। एसएचजी मासिक प्रतिवेदन को देखने के बाद, मतलब अगर विलेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे किसी कमेटी को काम देना है
तो विजय ऑर्गेनाइजेशन में नियम के अनुसार हर एसएचजी अपना अपना जो मासिक प्रतिवेदन जमा करते हैं, वो मासिक प्रतिवेदन को पूरा देखने के बाद उसमें से कुछ चीजें निकलते हैं। कोई एसएचजी में रीपेमेंट नहीं हो रहा है, कोई एसएचजी में अभी तक बैंक लिंकेज ही नहीं हुआ है। जहां पे बैंक लिंकेज नहीं हुआ वहां पे बैंक लिंकेज कमेटी को भेज सकते हैं। समझ रहे बात को? जब एक एसएचजी में अगर 4 बैठक की जगह 2 ही बैठक हुआ और वो भी दो बैठक में आधा लोग ही अटेंडेंस हुआ, वहां पे हम निगरानी समिति को भेज सकते हैं। और दूसरा, हमारा ग्राम संगठन में 5 एसएचजी ऐसे हैं अभी तक वो बीमा का पैसा दिया नहीं है, तो वहां पे बीमा कमेटी को भेज सकते हैं। समझ रहे? इसीलिए ये मासिक प्रतिवेदन, अगर ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन में है तो वीओ की मासिक प्रतिवेदन के दौरान काम हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते, उसमें से काम को हम पकड़ना चाहिए, पहचानना चाहिए, ईसी वाले। दूसरा, डिमांड कलेक्शन बैलेंस, मतलब हर महीना रीपेमेंट कितना होना चाहिए, कितना हुआ है, उसका जो पूरा देखने से पता चलेगा कहाँ पे हमारा जो बैंक लिंकेज कमेटी यानी कि रीपेमेंट कमेटी यानी कि मॉनिटरिंग कमेटी जाने का जरूरत पड़ता है। इसके आधार पर भी हम काम दे सकते हैं। और वीओ का वार्षिक कार्य योजना, हमारा ग्राम संगठन का लेवल पे अगर देखा जाए तो ग्राम संगठन एक साल के लिए क्या क्या काम, जो जेंडर के ऊपर क्या काम करना चाहते हैं, एफएनएचडब्ल्यू के ऊपर क्या काम करना चाहते हैं, लाइवलीहुड के ऊपर क्या काम करना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर क्या काम करना चाहते हैं, अलग अलग चीजों के ऊपर क्या काम करने के लिए एक कार्य प्रणाली, साल में वार्षिक कार्य प्रणाली भले सीएलएफ लेवल पे और हर वीओ लेवल पे तैयार करके हम रखते हैं। इसलिए वो कार्य प्रणाली देखने से भी हमको पता चलेगा कौन सा काम हम इस महीने करने वाले हैं। उसको करने के लिए भी हमारा जो उपसमिति को हम यूज कर सकते हैं। और चौथा जो मुख्य बिंदु है, एसएचजी के अनुरोध के आधार पर कोई कभी कभी एसएचजी पूछते हैं हमको कुछ जरूरत है, हमको इस चीज के बारे में मार्गदर्शन करना चाहिए, हमको इस चीज में हमको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा करके। तो मतलब कोई भी लेवल पे, वीओ लेवल पे या सीएलएफ लेवल पे उपसमिति को काम देना है तो इसी बैठक में ही देना चाहिए, इसी की द्वारा ही देना चाहिए, इसी बैठक में ही कार्य प्रणाली तैयार होना चाहिए। वो कार्य प्रणाली इन चीजों को रिफर करते हुए तैयार होना चाहिए। क्या चीज है? मासिक प्रतिवेदन, डीसीबी रिपोर्ट और वार्षिक प्रणाली, और जो मेंबर इंस्टीट्यूशंस की जो अनुरोध के हिसाब से कार्य प्रणाली विलेज ऑर्गेनाइजेशन पे सब कमिटी या नहीं तो संकुल स्तर पे सब कमिटी अपना प्रणाली तैयार करना चाहिए। करके उपसमितियों को अपनी कार्य योजना तैयार करना चाहिए और उसकी अनुसार काम करना चाहिए। जो कार्य योजना इन चीजों को दृष्टिकोण में रखते हुए, इन चीजों की द्वारा जो मिले गए समाचार को ध्यान में रखते हुए बनाए गए जो कार्य प्रणाली जो अगले महीने के लिए, वो पूरा ईसी को वो प्रणाली के बारे में समझाना चाहिए और उस प्रणाली के हिसाब से ही वो लोग अपना काम करना चाहिए। और वीओ ईसी बैठक में कमेटियों का समीक्षा हर महीना करना चाहिए। अगर ये सीएलएफ लेवल पे है तो सीएलएफ की ईसी बैठक में, अगर वीओ लेवल पे है तो वीओ की ईसी बैठक में करना चाहिए। ये ईसी बैठक में काम देना ही इसी बैठक में होना चाहिए और काम की समीक्षा भी इसी के दौरान होना चाहिए। लेकिन ये सब कमेटी बनाने का अधिकार इसी को मिला है। कहां से मिलते हैं? ये आम सभा से मिलते हैं। ये काम मतलब ये गठन करने का और ये काम देने का, काम की समीक्षा करने का जो अधिकार कार्यकारिणी समिति को आम सभा के दौरान इनको मिलते हैं। और समीक्षा कैसा करना है? हर कमेटी अपने किए गए कामकाज को रिपोर्ट तैयार करके एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठक में पढ़कर सुनाना चाहिए। हमारा कमेटी आजकल ऐसा है कि खड़े हो जाओ बोलने से खड़े हो जाते हैं। क्या किया इधर उधर दिखते। क्यों? उनको सही से सिलेक्शन नहीं हुआ, सही से उनको प्रशिक्षण नहीं हुआ, सही से उनको काम नहीं मिला, उनको समीक्षा कैसा होता है उनको पता नहीं है। ये है समस्या। इसीलिए जो इस ऐसी प्रक्रिया के बाद कमिटी अपना काम में जाके काम करके एक रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। अगले एक कमिटी कौन सा रिपोर्ट देना है, वो रिपोर्ट कैसा रहना चाहिए, मैं दूसरा वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन हर एक कमिटी को एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट तैयार करके देना चाहिए। वो रिपोर्टिंग फॉर्मेट में पूरा विवरण लिख के वो अपना एजेंडा अंश जब आता है तब वो कमिटी का लोग खड़े होके
अपना जो कमेटी का रिपोर्ट पढ़ के सुनाना चाहिए। हर कमेटी ऐसा उनका समीक्षा ईसी के दौरान करवाना चाहिए। कमेटी रिपोर्ट पढ़ने के बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। कमेटी अपना रिपोर्ट बताते हैं, हम इधर गए उधर गए, ये किए वो किए हैं, ऐसा करके अलग अलग तरीके की जो किए गए काम के बारे में पढ़ते हैं रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट सबके सामने अध्यक्ष जी को दिया जाता है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद अध्यक्ष और एग्जीक्यूटिव कमेटी पूरा उसका विवरण भी पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो, नहीं तो उन लोगों को कोई सलाह सूचना देना है तो भी वो दे सकते हैं। ऐसा उनका हर एक कमेटी का रिपोर्ट पढ़ना और उसका समीक्षा भी करना इसी और पदाधिकारी मिलकर करना चाहिए। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही पर चर्चा की जानी चाहिए और कार्य योजना तैयार की। उदाहरण के लिए एक काम दिया गया है एक कमेटी को, वो कमेटी अपना काम के लिए निकले हैं और काम किए हैं और उसका रिपोर्टिंग भी किए हैं। वो रिपोर्टिंग करने के बाद कभी कभी एक विजिट के दौरान शायद वो कमेटी का काम खत्म नहीं होता है, इसीलिए आधा होगा नहीं तो शुरुआत होगा, इसलिए 3-4 बार जाना पड़ता होगा। इसीलिए जो रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट में वो बताते हैं हम गए हैं, ये किए है, यहां तक हम पहुंचे हैं। तो आगे की कार्यवाही भी वो लोग क्या करना है, रिपोर्ट और इसी का जो सूचना लेके अगले महीने का जो एक्टिविटी प्लान कार्य योजना वो लोग तैयार करना चाहिए। जहां पे छोड़े हैं उसको आगे लेके जाने का प्लान उसमें जरूर, फॉलो अप एक्शन प्लान उसमें रहना चाहिए। वीओईसी के दौरान अनुमोदित कार्य योजना के को लागू करने के लिए समिति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मतलब जब अपना समीक्षा हो गया और सूचना मिली है और आगे की कार्यवाही तैयार किए हैं और कार्य प्रणाली तैयार किए हैं और उसका अनुमोदन भी हो गया है, और एक बार अनुमोदन होने के बाद 1 महीने में वो लोग को आजादी दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है, वो लोग जाके वो पूरा काम करने के लिए, ठीक है। और उपसमितियों को आवश्यक समर्थन बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा अलग अलग कैडर जो वहां पे काम करते कैडर की दौरा, और जो हमारा परियोजना की जो हमारा स्टाफ की दौरान उन लोग ये सब कमिटीज को जो जो सहायता चाहिए वो समयानुसार उन लोगों को सहायता मिलते रहना चाहिए। ये काम फेडरेशन की पदाधिकारी लोग देख रेख करना चाहिए और जो मार्गदर्शन करने वाले स्टाफ करते रहना चाहिए। और फेडरेशन को नीति के अनुसार यात्रा और मानदेय जारी किया जाना चाहिए। अगर वो अपना नियम में ग्राम संगठन की स्तर पर देखा जाए तो शायद ये जो यात्रा और जो मजदूरी का रिसोर्स फीस वगैरह नहीं होगा, लेकिन क्लस्टर लेवल फेडरेशन में अगर ये सब कमिटीज है तो वहां पे जरूर एक पॉलिसी, एक नीति होगा प्रबंधन नियम में। वो नियम में अगर एक दिन के लिए कितना जो उन लोगों को मानदेय मिलता है, अगर उनको और उनके लिए ये यात्रा के लिए खर्चा जो होता है वो उसके बारे में वो प्रबंधन की नियम में जो सीएलएफ लिखे हैं उसके हिसाब से उसका समीक्षा होने के बाद, उसका रिपोर्ट एक्सेप्टेंस ईसी के दौरान होने के बाद उनको जो मिलता है वो पैसा उन लोगों को देना चाहिए, चेक के रूप में नहीं तो ट्रांसफर के रूप में उन लोगों को मिलना चाहिए। तो ये है समीक्षा करने का तरीका। और ये अंतिम स्लाइड है हमारा इस सेशन में, सत्र में। नेता वो होंगे जो दूसरों को सख्त बनाते हैं। यहाँ पे ये कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है, सामुदायिक संस्था है। सामुदायिक संस्था देख लीजिए, ये सारे गाड़ी में सब लोग बैठ के 1-2 लोग उसको आगे लेके जाने वाला नहीं है। गाड़ी में सारा सामान रख के सब लोग अपना अपना जो योगदान करते रहना चाहिए। जो लीडर है वो मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। लीडर मतलब दूसरों को मार्गदर्शन करना चाहिए और दूसरों को लीडर जैसा बनाने वाला होना चाहिए। तो इस कार्यक्रम के लिए ये बाकी लोगों को लीडर जैसा तैयार करने के लिए, संस्था के ऊपर विश्वास बढ़ाने के लिए, संस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, संस्था को लोकतांत्रिक बनाने के लिए, संस्था के लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पाने के लिए, संस्था में ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो अपनापन लाने के लिए, ये सभी चीजों के और नेतृत्व लक्षण बढ़ाने के लिए, तो क्षमता वर्धन करने के लिए और एक ही समय में ज्यादा से ज्यादा काम करवाने के लिए ये हर एक फेडरेशन में ये उपसमितियों का गठन जरूरी है। दोस्तों, ये जरूरत के बारे में बात किया हमने
और उसका गठन के बारे में बात किया हमने। गठन करते हुए ये समय ध्यान देने वाले बात के बारे में हमने बात किया था, और सदस्यों का चिन्हांकन करने के समय में योग्यता के बारे में हमने बात किया था, और उनका काम कहाँ से देना, कैसा देना, उसके बारे में बात किया था हमने। समीक्षा के बारे में हमने बात किया था, और कितने प्रकार का कमिटी रहना वो भी हमने बात किया था। तो इस विषय से हम ये सत्र को हम यहाँ यहीं पर बंद कर देंगे, और अगले वीडियो में एक एक कमिटी का जो काम करने, क्या क्या काम करना है और उसका रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या होता है आदि विषय के बारे में हम जरूर बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए और शेयर करते रहिए ये सारे वीडियोस, और जरूर आप इसको सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।